तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका चैप्टर 1, ठीक है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया होगा कि इस बुक के अंदर में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ये जो समष्टि है, आपकी इस बुक का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। इसका मतलब क्या है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है, अर्थ होता है, ठीक है, क्या होता है तो इसमें हम इसमें पढ़ेंगे। मैंने लिखा है, सब ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे भी और नोट भी करेंगे। क्या कि समष्टि का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है, बड़े वाला बड़ा, यस, अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था। समष्टि का अर्थ होता है बड़ा अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था। इसलिए हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र वह विषय है। आपके पास भी विषय तो है, सब्जेक्ट के तौर पर ही तो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा समष्टि अर्थशास्त्र वह विषय है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। कि पूरे देश में, पूरे अर्थव्यवस्था में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, उनके बारे में कौन अध्ययन करती है, तो समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करती है, ठीक है। ओके, तो ये इसका अर्थ था। एक नंबरों में कोई भी पूछे आप बता सकते हैं। और आगे ये 3 नाम है जो आपको याद कर लेने हैं। नॉर्मली एक नंबरों में आपसे पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आप कहेंगे एडम स्मिथ। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अल्फ्रेड मार्शल। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। ये 3 नाम आप याद रखेंगे। हो सकता है आपको याद भी हो, तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लेंगे। एक नंबर का सवाल जो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। क्या मतलब है क्षेत्र का, कि इसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इससे अभिप्राय समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र से है, ठीक है। इसमें हम किन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन। नेशनल इनकम है ना, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। एक वर्ड आया आपके सामने, समुच्चय, तो मैंने इसका अर्थ लिख दिया। इसका अर्थ होता है समग्र। समुच्चय का क्या अर्थ होता है, समग्र या समूह। समष्टि अर्थशास्त्र है तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल सी बात है, हम समूह के बारे में पढ़ते हैं, समग्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा समुच्चय का अर्थ होता है समग्र या समूह। तो समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी समुच्चयों जैसे जीडीपी और एनडीपी आदि का आकलन करता है। तो राष्ट्रीय आय संबंधित और भी है, यहाँ पे मैंने केवल 2 ही लिखे हैं। जब आने वाले चैप्टर में आप देखेंगे राष्ट्रीय आय जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वहाँ बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और भी, ठीक है, बहुत सारी है। खैर, लेकिन समझ जाएंगे, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र देश में रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करती है और इसके उपायों का वर्णन करती है कि देश में कितनी बेरोजगारी है, इनको कैसे ठीक किया जाए, लोगों को कैसे काम दिया जाए, कितना है ना। इन सभी के बारे में हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तीसरा है मुद्रा का सिद्धांत। पैसे संबंधित जो भी सिद्धांत है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा अथवा साख, साख का मतलब ऋण से होगा, ठीक है। जब भी हमारी इस अर्थशास्त्र में शाख का जिक्र किया गया होगा तो इसका मतलब होगा ऋण, लोन, ठीक है, उधार। तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा अथवा साख का निर्माण कैसे किया जाता है, इसमें हम वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक बैंक लोन देती है, वो कैसे हमारे पैसे हमको ही लौटाती है, इंटरेस्ट देती है, लेती है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और देश में क्या कहते हैं, सरकार से संबंधित फैसलों को हम पे कैसे अप्लाई करती है। महंगाई के समय में कैसे वो अपने क्या कहते हैं लोन के रेट बढ़ा देती है, क्यों बढ़ा देती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ, आने वाले चैप्टर में, लेकिन इसी बुक के अंदर, आपके समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। चौथा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। कीमत संबंधित सोचना है। मैंने कहा कि इसके अंदर हम कुछ बातें करेंगे, जैसे स्फीतिकारिता व स्फीतिकारी अंतराल, ठीक है। इसके बारे में समष्टि अर्थशास्त्र से पता चलता है। अब ये स्फीतिकारी और अस्फीतिकारी क्या है, तो मैंने कहा कि समझने से पहले ही समझते क्या है ये। मैंने कहा, कोई अर्थव्यवस्था, ठीक है, कोई देश संतुलन में तब होता है जब समग्र मांग बराबर हो समग्र पूर्ति के। अगर किसी अर्थव्यवस्था में या किसी देश के अंदर जितना सामान बनाया जा रहा
बनाया जा रहा है, ठीक है, उतना ही लोग खरीद लेते हैं। तो हम कहेंगे कि देश क्या है, संतुलन में है, अर्थव्यवस्था क्या है, संतुलन में है। लेकिन अगर क्या हो कि संतुलन के लिए जितनी मांग की आवश्यकता है, मांग उससे अधिक हो, तो ये क्या है, स्फीतिकारी अंतराल, महंगाई जिसे हम बोलते हैं, अतिरिक्त मांग बोलेंगे, ठीक है, अतिरिक्त मांग है, स्फीतिकारी अंतराल। वहीं अगर संतुलन के लिए जितनी मांग चाहिए, मांग उससे कम है, तो ये क्या है, अवस्फीति अंतराल, इसको हम मंदी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु और सेवाओं की मांग कम होती है, लोगों की आय कम होती है, इस तरीके से। तो इन सब के बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट है सरकार की भूमिका या सरकारी बजट। एक सेकंड चेक कर लो कि मैंने सारे पॉइंट बता दिए, हाँ ठीक है। सरकार की भूमिका या सरकारी बजट। हाँ, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि सरकार कैसे अपने आय और व्यय के माध्यम से देश को नियंत्रित करती है, महंगाई को नियंत्रित करेगी, ठीक है, लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो इन सभी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आने वाले जो चैप्टर होंगे आपके सरकारी बजट, उसमें पढ़ेंगे। और ये कहाँ पढ़ेंगे, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। अगला है विनिमय दर तथा भुगतान शेष। विनिमय दर, ठीक है, मैंने कहा कि इसका अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब विनिमय दर क्या है, तो मैंने कहा कि किस दर पर हम मुद्रा का एक्सचेंज करते हैं। मैंने कहा कि $1 के लिए हम कितना, भारतीय रुपया देते हैं। तो मैंने कहा ना कि $1 बराबर करीब 80, 85, 89 रुपए होता है ना। तो ये, तो इसका निर्धारण कैसे होता है, कहाँ पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर जो भी हमने ये 6 बातें पढ़ी, ये सब क्या बता रही थी, तो ये उसके क्षेत्र को बता रही थी, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को, कि हम ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं आगे चल। और भी चीजें हैं, ठीक है, तो उन सभी को पढ़ेंगे। अब आगे है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, कि समष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये अर्थव्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करता है, चित्र बताता है, मतलब ये अर्थव्यवस्था की बनावट कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, अर्थव्यवस्था विकसित है, विकासशील है, पिछड़ी हुई है, ठीक है, कृषि प्रधान है, या क्या कहते हैं उसको, इसमें अधिकतर जो राष्ट्रीय आय आती है, या राष्ट्रीय आय का जो हिस्सा है, क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र से आता है। तो ये सभी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, समष्टि अर्थशास्त्र से मिलेगी, ठीक है। अगला है समृद्धि तथा विकास का मार्ग नक्शा, कि जो आर्थिक समस्या है उनको दूर कैसे किया जाए, उसका मार्ग हमें कैसे कौन बताता है, समष्टि अर्थशास्त्री बताता है। आर्थिक स्थिरता, देश में ना ही अधिक महंगाई हो, ना ज्यादा क्या कहते हैं वस्तु और सेवाओं की मांग कम हो, ठीक है, मंदी ना हो, तो बिल्कुल एक सामान्य सा चलता रहे, जहाँ सभी लोग उनकी आय से उनकी सभी इच्छाएं, जरूरतें पूरी हो जाए, ठीक है, तो देश क्या रहेगा, आर्थिक स्थिर रहेगा। तो ये भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि देश को कैसे स्थिरता प्रदान किया जाता है, तो ये भी हम समष्टि में ही पढ़ने वाले हैं। भुगतान शेष की स्थिति, कि हमारे देश में आयात और निर्यात का स्तर क्या है, आयात ज्यादा है या निर्यात ज्यादा है, ठीक है, किन वस्तुओं का आयात जाता है, तो इन सभी से संबंधित चीजों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। तो ये भी हमें, तो ठीक है, तो इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट है, तो ये बताता है, महत्वपूर्ण है, कि मैं आयात निर्यात के बारे में पता चलता है इससे। निर्धनता तथा पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या है। जो भी निर्धनता, गरीबी है, देश में प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, चाहे वायु हो, जल हो, या जिस तरह की भी समस्याएं हैं, तो उनको कैसे दूर करना है, उनसे कैसे निपटना है, इसके सारे उपाय हमें किससे पता चलता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र से पता चलता है। नीतियों का निर्धारण, छठा पॉइंट है नीतियों का निर्धारण, कि हमें आर्थिक समस्याओं के बारे में पता तो चलता है समष्टि अर्थशास्त्र से, ठीक है, तो उनको दूर कैसे करेंगे, तो इससे संबंधित जो भी नीतियां वगैरह है, इसकी सलाह भी हमें कौन देगा, ये समष्टि अर्थशास्त्र, कैसे हमें कौन सी नीतियां बनानी चाहिए। जब महंगाई हो तो हमें मैंने कहा सरकार क्या करेगी, अपने खर्चे कम कर देगी, बैंक क्या करेगी, लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी महंगाई के समय में, ठीक है। तो इस तरीके से नीतियां बनाई जाएंगी देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के लिए। तो ये इन सब में महत्वपूर्ण है कौन, समष्टि अर्थशास्त्र। तो
इन 6 पॉइंट से हमें पता चलता है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र कैसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उससे पहले जो हमने 6 पॉइंट पढ़े थे उससे ये पता चला कि हम इनमें क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, क्षेत्र क्या है, ठीक है? तो ये दोनों जो 6-6 पॉइंट है आपको याद करने हैं अच्छे से और उसके बाद आपकी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? मैंने आगे ये क्या कहते हैं व्यष्टि और समष्टि में अंतर भी किया है। आपकी बुक में भी होगा, ठीक है? मैंने थोड़ा अपने हिसाब से छोटा भी कर दिया है ना? शॉर्ट कर दिया है ताकि आप लिखने में और याद करने में आसानी हो। तो ये इसे नोट कीजिएगा और हाँ, यहाँ पर एक छोटा-सा है, व्यष्टि समष्टि विरोधाभास। क्या है ये? मैंने कहा कि जो बातें व्यष्टि स्तर पर सही हो, ज़रूरी नहीं हो कि समष्टि स्तर पर वो भी क्या हो, सही हो। उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं, मैंने कहा कि अगर एक व्यक्ति क्या करता है बचत करता है सॉरी बचत करता है, ठीक है? अगर वो अधिक बचत करेगा तो क्या होगा कि आने वाले समय में अगर कोई परेशानी हो तो उससे आसानी से वो बच सकता है ना, निकल सकता है वो। लेकिन अगर ये मान के चलेंगे कि देश में जितने भी लोग हैं सभी बचत करेंगे, तो क्या ये सही है? तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो अगर देश में सभी लोग बचत करेंगे तो क्या होगा? वो माँग नहीं करेंगे वस्तुओं सेवाओं की, है ना? माँग कम करेंगे, ठीक है? माँग कम करेंगे तो जो उत्पादक होंगे वो वस्तुओं सेवाओं को ज़्यादा बनाएँगे नहीं। निवेश में कमी करेंगे, निवेश में कमी होगी, उत्पादन में कमी होगी तो लोगों को क्या रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार में कमी हो जाएगी। फिर क्या होगा? रोज़गार कम हो गए तो लोगों की आय कम हो जाएगी, लोगों की आय कम हो जाएगी तो वो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करेंगे। है ना? मतलब फिर से क्या हो जाएगी, वस्तु और सेवा की माँग कम हो जाएगी और ये चक्र चलने लगेगा, जो किसी भी अर्थव्यवस्था को कहाँ बिल्कुल ही नीचे पहुँचा देगा, दयनीय अवस्था में पहुँचा देगा, ठीक है? पिछड़ी हुई अवस्था में पहुँचा देगा। तो इसलिए हमने कहा कि व्यष्टि समष्टि विरोधाभास क्या है कि जो बातें व्यष्टि में सही हो, ज़रूरी नहीं कि समष्टि में वो भी सही हो, ठीक है? तो यही है अपना व्यष्टि समष्टि विरोधाभास। तो बस इस चैप्टर के अंदर इतनी ही बातें थी। आप ये सभी चीज़ें याद कर लेंगे, कुछ बातें ध्यान में रखेंगे, कंप्लीट, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।